Good morning, all. So let's start chemistry today's topic with very important topic, that is importance of chemistry. Now you are in 11th standard and you have opted for science, chemistry, hardcore chemistry. अब आएगा आपको. So first of all, let us start with what is the chemistry, right? Let us start with our topic. What is chemistry? हम किसको केमिस्ट्री बोलेंगे? बराबर. केमिस्ट्री विच डील्स विथ फर्स्ट, हम जैसे समझते हैं एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. दूसरा पॉइंट हम केमिस्ट्री में लिख सकते हैं, इसमें हम क्या जान सकते हैं? सो इंटरकनेक्शन और इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. फर्स्ट, it's a branch of science which deals with acid, base, salts, bonding between constituents or components, interaction between components or constituents, right? So it is a branch of science. This is known as chemistry. And some chemists are interested in knowing how chemical interaction is taking place, how chemistry is doing in day to day life. हम जहाँ पे बैठे हैं, ये रूम की बात कर लेते हैं, राइट? सो यहाँ पे भी केमिस्ट्री है. आपके आसपास बहुत सारी चीज होगी. ये बोर्ड है, दैट इज ऑल्सो फाइबर. प्लास्टिक है तो प्लास्टिक केमिस्ट्री में आएगा. यस. ये पेन है, ऑल्सो यस. जिसमें से ये रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी चीज पकड़ लो, आजू बाजू आपका वार्डरोब ले लो, टेबल ले लो, चेयर ले लो, सभी है, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ओनली. व्हाई इज इट सो? बिकॉज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट वी नो, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल थिंग, स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल बोल सकते हैं या पार्ट बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज एटम. हमारे आसपास जो नॉन लिविंग थिंग जितनी भी है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एटम. एटम से ही बनी हुई है. लिविंग थिंग की बात करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल. बट नॉन लिविंग थिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ एटम. ठीक है. Now let us move to that what is the importance of chemistry. हमारी लाइफ में why chemistry is very important. So chemistry deals with simple. It deals with many things. But here also let us start with एक चीज है जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं. चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो है, क्यों जरूरत है केमिस्ट्री की, बात करते हैं.
why it is important? So chemistry जो है it plays a very central role in science. सबसे पहली बात, right? It plays central role in science. अभी एक समझो कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्या है. मैंने जैसे बोला हमारे बहुत सारी चीज है हमारी जो बनी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो. कोई भी चीज है उसको बॉन्ड करता है. पॉलीमर भी बनता है तो मोनोमर में से बनता है. मोनो यानी वन, पॉली मानी मैनी. तो सभी चीज है वो उसमें से ही बनती है. सो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक चीज ये कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसमें दो चीज आती है. केमिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, एंड दूसरा दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी. इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट करता है. तो सबसे पहले एक चीज ये है कि हमारे आसपास जितने फर्टिलाइजर्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ये सब है दैट इज बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो. और अभी का जो सिचुएशन है, राइट, जिस सिचुएशन में अब हम पढ़ रहे हैं, व्हाई इज इट सो, राइट. जो कोविड-19 अभी आया हुआ है वायरस, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में सब को प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है. सो दैट्स व्हाई इट डेफिनेटली अफेक्ट्स इकोनॉमी, जिसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं. तो रिसर्च हो रहे हो तो किससे हो रहे हैं? इकोनॉमी में इम्पैक्ट करेगा. यस, करेगा. क्योंकि सभी वर्ल्ड के सभी कंट्री है वो वही कोविड-19 की वायरस की वैक्सीन ढूंढने में पड़े. तो वैक्सीन कहाँ से बनेगी? डेफिनेटली कोई केमिस्ट्री, केमिकल यूज करना पड़ेगा. बायोकेमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों आएंगे. सो लाइक दैट. सो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी. ओके. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एक सबसे बड़ा हब है इंडिया. फार्मा इंडस्ट्रीज, जिसमें फार्मा इंडस्ट्रीज की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्रीज में जो गुजरात है दैट इज फार्मा हब. अंकलेश्वर में आप चले जाओ, अहमदाबाद में चले जाओ, बहुत सारी है. तो वहां पे फार्मा हब है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है और सभी जगह पे वो यूज होता है और एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे बनाई हुई मेडिसिन. सो मेडिसिनली भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है. जैसे आपको मालूम है कि कैंसर थेरेपी, राइट, कैंसर थेरेपी होती है, राइट. एड्स होता है, यानी एड्स मींस अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो फैलता है बिकॉज ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस, HIV से फैलता है. तो ये सब के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है. दूसरा हमको मालूम है कि किस में यूज होता है. एक AZT होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. चलो आगे बात करते हैं कैसे यूज होता है. फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चरल पार्ट में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है. अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली है क्रॉपिंग नहीं होगा, फील्ड नहीं होगा. फर्टिलाइजर्स जिसमें जनरली NPK होता है. व्हाट इज NPK? नाइट्रोजन, राइट. ये हो गया फॉस्फोरस, राइट, और ये हो गया पोटेशियम. नाइट्रोजन भी आया, पोटेशियम भी आया और फॉस्फोरस भी आया. सो ये तीनों भी पार्ट ऑफ केमिस्ट्री आल्सो. तो यस, तो ये भी यूज होता है. सो हम लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आगे हमने पढ़ लिया इट्स डील्स विद एसिड, बेस, सॉल्ट, इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं. फाइन. Importance of chemistry, it plays a very central role in chemistry, and in pharma industries, fertilizer industries, agricultural industries, chemical industries, polymer industries, all these affects the Indian economy. Indian economy पे depend करता है. क्यों, कैसे?
क्योंकि जब भी कोई भी चीज यहाँ से बाहर जाती है, एक्सपोर्ट होती है, वहां पे सेल होती है, तो उसकी जो आमदनी होती है, उसका जो रिसेल वैल्यू हो रहता है, जो वैल्यू मिलता है, वो इंडिया को ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ, यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ। तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स अवर इकोनॉमी, राइट। सो ये चीज हुई हमारी बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज इकोनॉमी, हाउ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी. Okay, now let's go to our next revision topic, that is matter and its constituents of matter. Okay, chalo. So here first question है कि what is states of matter, different states of matter की बात करते हैं. आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, बट यस इट्स अ बेसिक केमिस्ट्री, आप पढ़े हुए हो डेफिनेटली. ये सब छोटी छोटी चीज है, लेकिन आगे चल के आपको डेफिनेटली काम में आने वाली है. ओके, सो फर्स्ट कोई भी मैटर होता है, ठीक है, तो वो दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड होता है. कौन से अभी आपको आता है? एक होता है मिक्सचर, राइट, एंड दूसरा होता है प्योर कंपाउंड्स. प्योर कंपाउंड्स. मिक्सचर को अगर हम दो क्लास में कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा होमोजीनियस मिक्सचर, एंड दूसरा बनेगा हिट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर, वैसे भी प्योर कंपाउंड्स में भी डेफिनेटली दो होंगे. एक जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट, एंड दूसरे को बोलेंगे दैट इज नोन एज कंपाउंड. ठीक है, चलो ये हो गए हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर्स कैसे होते हैं पर्टिकुलरली. फर्स्ट मैटर, बेसिक मैटर, जिसको हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स में कंसीडर करके चलते हैं. उसमें से दो कैटेगराइज होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर कंपाउंड. अभी बात करते हैं पहले मिक्सचर की. तो व्हाट इज मिक्सचर? अगर मिक्सचर पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं? व्हेनेवर टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, whenever two or more substances combine. Substances की जगह पे हम constituents भी लिख सकते हैं, two or more constituents और two or more compounds. Okay. Components यहाँ पे यूज होंगे, so that is known as mixture. दो कैटेगराइज हुए, एक हुआ होमोजीनियस. सो होमोजीनियस मींस, राइट, इट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. यूनिफॉर्मली मिक्स्ड यानी प्रॉपर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गया है. नो बाउंड्री लेयर, राइट, नो बाउंड्री लेयर, कोई भी बाउंड्री लेयर उसमें आपको दिखेगा नहीं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन. वेरी सिंपल, राइट. और आप 9th में पढ़ चुके हो एक टिंडल इफेक्ट. मालूम टिंडल इफेक्ट क्या है? एक बहुत अंधेरा होता है जब हम एंटर करते हैं,
एक अंधेरा होता है, उसमें से छोटा सा एक बीम ऑफ लाइट अंदर पास होता है, अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना? तो वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स दिखते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। जैसे कि ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, अंदर कोई भी कंस्टिट्यूएंट है वो मूव नहीं कर रहा है, अंदर परफेक्टली मिक्स हो गए हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, जो गैप थी उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स अंदर मिक्स हो गए, तो ये हो गया यानी होमोजीनियस हो गया, अंदर कोई भी जगह नहीं बची है, राइट? सो होमोजीनियस मिक्सचर दैट डज नॉट शो, it does not show any Tyndall effect. Tyndall effect नहीं दिखाया क्योंकि कोई पार्टिकल आ रहा है तो पास होकर चला जाएगा, क्योंकि अंदर कोई पार्टिकल्स कोई फ्रीली मूव ही नहीं कर रहे हैं, हाँ, अंदर मिक्स हो गए हैं प्रॉपर्ली। तो अगर कोई पार्टिकल आता है और पर्टिकुलर एक जो अंदर पार्टिकल रहता है उसके ऊपर उसको स्ट्राइक करके वहां से डिविएट होता है या कोई जगह पर्टिकुलर वेरिएट होता है, तो टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है, जो होता है हिट्रोजीनियस में। सो ये बात करते हैं व्हाट इज हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस तो बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। सबसे पहला मैं एग्जांपल लूंगा सॉल्ट एंड दूसरा कोई लेते हैं सैंड। चलो, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर है, right? Definitely we can say that salt and sand के लिए not uniformly mixed, सही? Not uniformly mixed. Uniformly mixed जो हम separate layer definitely देख सकते हैं, so layering उसमें होता है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल एंड वाटर। Oil and water is also considered as heterogeneous mixture. पानी में ऑयल डालो या ऑयल में पानी डालो, अल्टीमेटली क्या होगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, लेयर। सो दैट इज कॉल्ड heterogeneous mixture and it shows Tyndall effect। वो Tyndall effect शो करेगा, राइट? तो ये हो गए हमारे होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के दो अलग अलग पार्ट की। होमोजीनियस यानी कोई लेयरिंग नहीं है, दोनों बहुत अच्छी तरीके से अंदर डिसॉल्व हो गए पार्टिकल सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के अंदर। तो हिट्रोजीनियस एंड क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, उसमें लेयरिंग होता है जस्ट लाइक ऑयल एंड वाटर एंड इट शोज टिंडल इफेक्ट, क्योंकि अंदर पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, और जब मिक्स नहीं होते हैं तो कोई भी पार्टिकल आता है तो वो उसको स्ट्राइक करके वो डिविएट करेगा कोई भी डायरेक्शन के अंदर, सो इट शोज टिंडल इफेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो है हमारा नीचे का जो बाकी रह गया है प्योर कंपाउंड्स। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी की वजह से इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है? चलो ये बेसिक रखते हैं। ये आ गया हमारा एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलते हैं? कोई भी एलिमेंट, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑल दीज आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट। सो एलिमेंट है वो इट कंबाइंस विथ same kind of molecules. It combines with same kind of molecules. यानी सोडियम का कोई मॉलिक्यूल एक है तो दूसरा सोडियम का वही साइज का होगा, तीसरा होगा तो वही साइज होगा। जब ये सब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। यानी कोई सोडियम की कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल का ये है, ये वही साइज रहेगा, लाइक दिस। तो ये बन गया हमारा एक मॉलिक्यूल।
कि मॉलिक्यूल के ऊपर से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये सिंपल एक समझने की बात है। कंपाउंड, यू नो दैट व्हेन टू और मोर कंस्टिट्यूएंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दैट इज नोन एज कंपाउंड। क्लियर? ये हो गया हमारा एलिमेंट के एग्जांपल। कंपाउंड में तो बहुत सारे ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ग्लूकोज, कोई भी। जो वाटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द कंपाउंड। अभी एक चीज देखने लायक है कि जब हम वाटर की बात करते हैं, H2O, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। हाइड्रोजन है वो पोटेंशियल बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में यूज होता है, राइट। और ऑक्सीजन है दैट इज हम बोल सकते हैं कि वो कंबशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की प्रॉपर्टी है फायरिंग प्रॉपर्टी के साथ। बट जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, वाटर बनता है, विच इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। जब दोनों मिक्स होते हैं तो बन जाते हैं फायर एंड एक्सटिंग्विशर। वेस्ट पानी को हम आग बुझाने में यूज करते हैं, जबकि हाइड्रोजन खुद एक पोटेंशियल बॉम्ब में यूज होता है। ऑक्सीजन है वो कंबशन में, फायर में यूज होता है, उसकी वजह से उसके बिना फायर नहीं हो सकती, राइट। लेकिन जब दोनों मिक्स होते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर बनता है। दैट इज ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट जो है हमारा आज का टॉपिक है विच इज एसआई सिस्टम, जो आप पढ़ चुके हैं। SI system means इंटरनेशनल सिस्टम। क्यों उसकी जरूरत पड़ी? Why is it so? तो दुनिया में दो तरीके के मेजरिंग सिस्टम है। एक है दैट इज नोन एज मैट्रिक सिस्टम, एंड दूसरा जो है जो यूज होता है जनरली दैट इज नोन एज इंग्लिश सिस्टम। SI सिस्टम, इसको SI भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। सही, ऑफ यूनिट्स। उसके 7 बेसिक यूनिट्स हैं। सेवन बेसिक यूनिट्स है जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, रिवाइज होगा। अभी ये बात हुई इंटरनेशनल सिस्टम, व्हाई इज इट सो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अभी एक चीज समझने वाली है कि मैं यहाँ पे ये सपोज स्केच पेन है या ये मार्कर पेन है, उसकी लेंथ है यहाँ पे मेजर करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ का जो मेजरमेंट हुआ मेरे हिसाब से इंडिया में जो हम करते हैं वो यहाँ से यहाँ मान के चलते हैं कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्केच पेन में यूएस में लेके जाता हूँ तो वहां पे भी 10 सेंटीमीटर, युगांडा में लेके जाता हूँ वहां पे भी 10 सेंटीमीटर, सभी जगह पे 10 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। सो विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे मेजर करते हैं श्रीलंका में जाके 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्ट एक ही सिस्टम फॉलो होता है, दैट इज एसआई यूनिट। वो वहां पे भी 15 सेंटीमीटर ही रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा तो 10। वैसे मेजरमेंट मास में भी होता है, केजी है तो केजी में ही रहेगा। उस हिसाब से लेंथ की बात की, टेम्परेचर की बात होती है, करंट की बात होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात होती है। ये सब जो है देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स जिसके ऊपर ही मेजरमेंट है। वर्ल्ड में हम कहीं पे भी जाए वो सेम ही रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके लिए
है, दैट इज व्हाट इज एटम, किसको हम एटम बोलते हैं? एटम जिसकी वजह से केमिस्ट्री की शुरुआत हो सकती है, हम बोल सकते हैं एटम्स एक ग्रीक वर्ड है दैट इज नोन एज एटोमियो। आपने शायद पढ़ा होगा कहीं पे या ऑलरेडी 9th में आ चुका है आपको, राइट? एटोमियो, एटोमियो मींस इट इज नॉन डिविजिबल, ग्रीक वर्ड है ये, विच इज नोन एज नॉन डिविजिबल, जिसको कोई हिसाब से हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एटम। तो एटम्स है वो इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स ने जब अर्ली 18th सेंचुरी तक उन्होंने सोचा था कि ये एटम है विच इज नॉन डिविजिबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन ने भी वैसा ही कुछ बोला था कि एटम के नीचे उसको और हम कुछ पार्टिकल्स को उसकी किसी भी कैटेगराइजेशन में नहीं डाल सकते, बट राइट उसके बाद उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हुई। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन से होते हैं? तो फर्स्ट जिसकी डिस्कवरी हुई दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन जो है विच इज नेगेटिवली चार्ज, जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट है उसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल अभी नेगेटिव है तो उसके सामने सेम न्यूक्लियर, उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए उतना भी, तो उसमें दैट इज नोन एज प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज, राइट? एंड थर्ड वन जो आया दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन। ये था जेम्स चैडविक, दैट इज अराउंड 1931-32 के आसपास था, और प्रोटॉन था वो गोल्डस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, विच इज अराउंड आई थिंक 1919 के आसपास ढूंढा गया था। सो ये है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हम अभी भी मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो न्यूक्लियस में कोई भी सेंटर में होता है एटम में, राइट? इसको हम अगर ये हमारा एक एटम है मान के चलते हैं, तो एटम में इस सेंटर में जो होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट? और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, और यहां पे उसकी पेरिफेरी में इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहता है, घूमते रहता है। यानी यहां पे प्रोटॉन जितना होता है सामने उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों को न्यूक्लियरी, इलेक्ट्रिकली और इलेक्ट्रॉनिकली इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो सामने 5 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है? तो आज इतना रखते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। 11th में आप जब स्टार्ट हुआ है आपने, और आपने जब ये साइंस नाम का एक विशाल दरिया है उसमें ऑलरेडी आपने जंप कर दिया है, तो एक चीज समझने वाली है आप में कि इसको पकड़ के रखना है। अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है आज के बाद, आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, डेफिनेटली साइंस स्टूडेंट्स जो है उनकी बूमिंग होगी, उनका बहुत ज़्यादा जॉब ऑफर्स होगी, बहुत सारे रिसर्चेज होंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अभी लोगों को सोच भी अलग हो जाएगी कि किस तरीके से अलग अलग करके वायरसेस हो सकते हैं, कौन सी मेडिसिन है, क्या है, बहुत सारे। सब केमिस्ट्री का फ्यूचर बहुत बढ़िया होने वाला है, तो आपको और फोकस करके बहुत अच्छी तरीके से अभी पढ़ना है। कोई टेंशन मत लेना, कोई आराम से पढ़ो। ऐसा मत करो कि एक साथ 15-20
ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो। जस्ट थिंक, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से जस्ट गो थ्रू, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। अगर वो आपने क्लियर कर लिया तो आपको आगे चल के भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि वो बेस है। अगर वो आपका कंप्लीट हो गया तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप ये गो थ्रू कर लेना। आपको एक आज एक विथ क्वेश्चन आंसर्स में एक रिवीजन शीट जो हमने आज डिस्कस किया है कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस तरीके के 6-7 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो वो यू जस्ट गो थ्रू इट, राइट, और एक बार लिख के ऐसा है तो सबमिट कर देना। ठीक है, थैंक यू।